चलिए करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। चलो कहाँ पर थे हम? समीकरण वाली शीट पर थे हम। अब आयु वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, आयु वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और बाकी के क्वेश्चन मैंने दिए थे, 3-4 प्रश्न वाली में से दिए थे और एक उदाहरण में से दिया था। ठीक है, वो आप करिए। अभी मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर लास्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए इनको मैं ले लूँगा। ठीक है, समराइज कर दूंगा, है ना। चलो भाई, अभी आना है आपको सवाल नंबर उदाहरण 6। आ जाइए उदाहरण 6। क्या दिया है उदाहरण 6 में? देखिए आप। ठीक है, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के 3 लगातार गुणज, 11 के 3 लगातार गुणज, 11 के 3 लगातार गुणज से तात्पर्य है कि 11 का गुणज यानी कि 11 के पहाड़े में आने वाला नंबर, 11 का पहाड़ा वाला नंबर 11 का गुणज है ना, मल्टीपल। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 से 77 डेश डेश डेश। तो उसने सवाल किस पे बनाया है? 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग क्या दिया है? 363। वो 3 लगातार गुणज कौन से हमें नहीं पता। इसी सीरीज अनंत तक जाएगी। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऐसे करते करते 11 धाम 110, फिर 11 11 की, 11 12 की, 11 13 की, 11 14 की, 11 15 की, 11 16 की, 11 17 की, अब तो अनंत। तो 11 के गुणज यहां शुरू होकर अनंत तक जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन उन्होंने 3 लगातार गुणज उठा के सवाल बनाया है। इस सीरीज में से रैंडमली कहीं से भी 3 लगातार, 3 लाइन से लगातार बोला है, 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। तो हमें ये ढूंढना है कि वे 3 लगातार गुणज कौन से उठा के 363 बनाए। वे 3 लगातार गुणज खोद कर निकालना है। तो इसका सीधा सीधा तरीका यह है कि भैया लगातार गुणज का मतलब है कि समांतर श्रेणी है। ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर मैं बेसिक से बताऊंगा एक्स वाले से ना। तो यदि लगातार है मतलब है समान अंतर वाली श्रेणी है, एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का औसत बीच वाला नंबर होता है, यानी कि इसका औसत क्या आएगा? 363/3, 181, एक मिनट सॉरी 121 है ना। अरे यार, लगातार समांतर श्रेणी में बीच वाला नंबर ही एवरेज का रोल निभाता है, तो बीच वाला नंबर ये एवरेज का रोल निभाएगा। तो इन 3 संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ के बटा 3 करने से औसत आएगा कि नहीं आएगा? और ये औसत ही बीच वाला नंबर है कि नहीं है? तो बीच वाला नंबर यदि 121 है तो 121 में 11 जोड़ोगे तो अगला नंबर 132, अगला नंबर 11 आगे और पिछला 11 पीछे, 111 पीछे 110। तो वे 3 नंबर हमने खुद कर निकाले। शॉर्टकट तरीका है ना। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में बीच वाला नंबर औसत होता है, तो औसत से ही बीच वाला नंबर बन जाएगा। तो तीनों संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों का योग तो दिया है, बटा 3 करके औसत आ जाएगा, और औसत के बहाने बीच की संख्या हाथ लग गई 121, तो दूसरा 11 आगे और पहला 11 पीछे, तो 3 नंबर खोद के निकालिए। शॉर्टकट तरीका ओरली आ जाएगा इससे आंसर आपका। ठीक है, तो 3 नंबर क्या बनेंगे? 110, 121 और 132। अब बेसिक से करना है तो चलिए देखिए, 3 नंबर है, 3 नंबर है ना। तो पहले को यदि x मान लें तो दूसरे को x + 11 और फिर x + 22, ऐसे 3 नंबरों को मान सकते हैं क्या? अरे यार, आप जानते हैं 3 लगातार गुणज 11 11 का ही अंतर रहेगा ना। कोई भी 3 लगातार गुणज ले लो, देखो अंतर 11 11 का होता है कि नहीं होता है? 11 11 बढ़ते जाओ, 3 नंबर बन जाएंगे। पहला नंबर माना कि x, तो दूसरा x + 11, तीसरा फिर उसमें 11 जोड़ दो, तो x + 11 + 11 पढ़ोगे तो x + 22। तीनों नंबर का योग कितना दिया? 363। ये है बेसिक तरीका, इसी से हम करेंगे। इसको थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन वैसा कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। बाकी शॉर्ट बहुत छोटा सवाल है। 3 लगातार गुणज हम जानते हैं 11 11 के अंतर का आएंगे। पहला गुणज माना 11, तो अगला x + 11, 11 11 बढ़ाते जाओ तो x + 22। तीनों का योग 363 है, तो कर ले योग। एक प्रकार से कोष्ठक है, ब्रैकेट है ना। तो x + x + x 3x, और 11 + 22 कितना हुआ? 33। 3x + 33 = 363। तो 363 में से जब आप 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 330 आएगा, है ना। और x = 110। तो चलो भैया, पहला नंबर क्या आ गया आपका? 110। तो x का मान 110, पहला नंबर 110, 110 + 11 121, 110 यहाँ रखोगे, x का मान यहाँ रखो, 110 + 22 132, आ जाएंगे तीनों नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले माना कि 11 के 3 गुणज क्रमशः x, x + 11 तथा x + 22 हैं। आती है क्या समझ में? ठीक है, अब प्रश्न अनुसार x + x + 11
प्लस एक्स प्लस 22 किसके बराबर है 363। कर ले हल। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 11 प्लस 22 33 बराबर 363। कर ले पक्षांतरण। तो भैया 33 का पक्षांतरण होगा तो 363 माइनस 33। किसका पक्षांतरण किया 33 का पक्षांतरण करने पर लिख लेना पूरा है ना। तो 363 माइनस 33 330 आ जाएगा। तो x बराबर 330 बटा 3 यानी कि 110। अब यहां लिख देना 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर है ना। तो बताइए पहला नंबर, तो पहली संख्या बराबर x और वो कितना आया 110 है ना। फिर दूसरी संख्या बराबर x प्लस 11, 110 प्लस 11 कितना आया 121। फिर तीसरी संख्या x प्लस 22 यानी कि 110 प्लस 22 कितनी आ जाएगी 132। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कर देना है। ये सवाल है और ये उत्तर है। आई बात समझ में? क्लियर? इतनी बात ठीक है ना, है ना। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। अब एक और तरीके से इसको कर सकते थे, है ना। इसके बजाय हम मानने वाली बात करें तो हम ऐसे भी मान सकते थे। हम जानते हैं 3 लगातार गुणज है ना, ठीक है। बीच का नंबर मान लो x, तो अगला नंबर 11 आगे और पिछला नंबर 11 पीछे। तो 3 संख्याओं को ऐसे भी मान सकते थे हम। 3 लगातार 11 के गुणज हम ऐसे भी मान सकते थे। बीच वाला हमने पहला वाला x माना, बीच वाला x मानते तो अगला 11 आगे प्लस 11 और पिछला 11 पीछे माइनस 11। इन तीनों का 363। इससे भी उत्तर आ जाएगा ये, और छोटा लगेगा अच्छा लगेगा। चलिए तो अब तीनों को जोड़ें। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ गया 3x, माइनस 11 प्लस 11 कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना है ना, बराबर 363। सीधे माइनस 11 प्लस 11 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप देखो इस हल के तुलना में, इस कैलकुलेशन की तुलना में ये वाला कैलकुलेशन सरल है। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 से भाग दोगे 121। तो इससे क्या आ जाएगा बीच वाला नंबर पहला आ जाएगा x बराबर 121। 121 प्लस 11 कर लो तो 132 आ जाएगा। 121 माइनस 11 कर लो 110 आ जाएगा। आ जाएंगे तीनों नंबर। तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते थे, ठीक है। अब आना है आपको सवाल उदाहरण 8। उदाहरण 8 पर आना है, ठीक है। चलिए आ जाइए उदाहरण 8 पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा उदाहरण 8 है ना। चलिए देखते हैं, मिटा दूं क्या इसको, है ना, रफ कर दूं। उदाहरण 8 पर आ जाते हैं ना। उदाहरण 8 है ना, ठीक है। देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट है ना। देवेशी के पास एक तो 50 रुपए वाला नोट है, एक 20 रुपए वाला नोट है और एक 10 रुपए वाला नोट है। और कुल नोटों की संख्या कितनी भैया 25 नोट। कुल नोटों की संख्या कितनी है 25 नोट। क्लियर? अब उन्होंने बोला है आगे, क्या बोला है इसमें, ठीक है, कि 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 3/5 है। नोटों की संख्या है ना, ठीक है। 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात 3/5 है। तो एक काम करिए 3x और 5x ले लीजिए, है ना। इसके नोटों की संख्या नहीं दी, इन दोनों की दी 3 और 5। तो मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x है और 20 रुपए के नोटों की संख्या 5x है। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी बची? तो अब आप सोचिए तीनों मिलाकर नोटों की संख्या कितनी है 25। तीनों मिलाकर नोटों की संख्या कितनी है 25। तो 25 में से 3x और 5x गया, तो 25 में से 3x 5x माइनस करेंगे तो बची हुई नोटों की संख्या आ जाएगी। तो 25 में से हम माइनस करेंगे 3x प्लस 5x। क्लियर है ना। 25 में से हम माइनस करेंगे 3x प्लस 5x, तो 25 माइनस 8x है ना। तो बताइए तीसरे प्रकार के नोटों की संख्या क्या हो गई 25 माइनस 8x। 25 में से 3x प्लस 5x माइनस 25 माइनस 8x। चलो ठीक है, अब पैसा जोड़ ले। चलो कुल पैसा बना लें। कैसे लिखेंगे इधर बताऊंगा, है ना। कुल पैसा बना ले। चलो बना लेते हैं कुल पैसा भैया। तो कुल पैसा कैसे बनेगा 50 रुपए के 3x नोट है, तो 50 गुणा 3x, 50 रुपए के नोट से बनने वाली राशि 50 गुणा 3x करके आ जाएगी, प्लस
₹50 के नोटों से बनने वाली राशि 50 रुपए के 3x नोट है तो 50 गुणा 3x है, ₹50 के नोटों से बनने वाली कुल राशि जुड़ जाएगी। ठीक है, ₹20 कितने नोट है? 5x, तो 20 इंटू 5x प्लस ₹10 के कितने नोट है? 25 माइनस 8x। ₹10 के कितने नोट है? 25 माइनस 8x। और इस प्रकार कुल पैसा दिया होगा ना, कुल पैसा कितना है? 590 रुपए। और ये कुल पैसा किसके बराबर है? 590 रुपए। चलिए यहां से x का मान आएगा, जैसे इस समीकरण से x का मान आएगा उस x के मान को यहां रखोगे तो तीनों प्रकार के नोटों की संख्या आ जाएगी हाथ में, बस यही तो निकालना है। तो x बराबर कितना आएगा यहां से? x बराबर आएगा यहां से 2, x बराबर आएगा 2, है ना? ठीक है, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 यहां रखोगे, 2 तिया 6 नोट, 6 नोट हो गए ₹50 के, 5 दूनी 10 नोट, 10 नोट किसके हो गए? ₹20 के, और 8 दूनी 16, 25 माइनस 16 9 नोट, तो 9 नोट किसके हो गए? ₹10, 6 नोट 10 नोट 9 नोट। क्लियर? अब इसको लिखने की बात करें तो भैया कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ऐसे, ठीक है, कि चलो देखो, है ना? ठीक है, आप लिख लोगे क्या? देखो वहां भी सॉल्यूशन है ना? ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ। ठीक है, क्या हिंट देता हूँ? देखिए मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। कैसे? पहले ड्रामा करो थोड़ा थोड़ा। क्या सवाल में दिया? 25 नोट टोटल दिए, है ना? ठीक है, 25 नोटों में कुल, जैसे कैसे लिखेंगे? 25 नोटों में कुल 3 प्रकार, अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हो, सॉल्यूशन वालों की जो भाषा है उसमें शीट में उसके हिसाब से जा सकते हो आप अपने। 25 नोटों में कुल 3 प्रकार के नोट क्रमशः ₹50, ₹20 तथा ₹10 हैं। 3 प्रकार के नोट ₹50, ₹20 तथा ₹10 हैं। ठीक है ना? ₹50 तथा ₹20 के नोटों की संख्या का अनुपात 3/5 है। अतः ₹50 तथा ₹20 के, ज़्यादा लिख दिया ना मैंने, इतना नहीं लिखना चाहिए इसको, शॉर्ट में भी, के नोटों की संख्या 3x तथा 5x। सबसे बताना पड़ेगा ना कि भैया ₹50 और ₹20 के नोटों की संख्या का अनुपात 3/5 है, अतः ₹50 तथा ₹20 के नोटों की संख्या 3x और 5x। क्लियर? ये यहां तक आया मैं अभी। ठीक है, अब 3x 5x माइनस करके ये वाली नोटों की संख्या बनानी पड़ेगी, है ना? ठीक है, तो इस प्रकार ₹10 के नोटों की संख्या बराबर 25 माइनस 3x प्लस 5x, यानी कि 25 माइनस 8x। ये तीनों ला दिया मैंने अब। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें कुल राशि जोड़नी पड़ेगी, है ना? यदि हम कुल राशि जोड़ें, ठीक है, देखिए, है ना, तो नोटों से बनने वाला कुल धन, है ना, तो ₹50 के नोट से 50 इंटू 3x 150x, है ना, फिर ₹20 के नोट से 20 इंटू 5x 100x, है ना, फिर ₹10 के नोट से 25 माइनस 8x तो 250 माइनस 80x। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? और तो बनने वाली कुल राशि बराबर 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। तीनों को जोड़ देंगे ना, बनने वाली कुल राशि तीनों प्रकार के नोट से
बनने वाली कुल राशि, है ना, दिख नहीं रहा है क्या नीचे आप लोगों को? ठीक है, बनने वाली कुल राशि है ना, ठीक है। चलिए, तो बनने वाली कुल राशि तीनों को जोड़ देंगे। तो बनने वाली कुल राशि ऐसे लिख देना, 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। इसको जोड़ेंगे पूरे को, 150 प्लस 100 250, 250 माइनस 170x प्लस 250। तो बनने वाली कुल राशि बताइए 170x प्लस 250 बनेगी या नहीं? क्लियर है? ठीक है ना, 170x प्लस 250, ठीक है। अब ये धन 590 के बराबर दिया है। अब इसके बाद यहां के बाद ना आप वो उस सॉल्यूशन से देख लेना, जो शीट में सॉल्यूशन है वहां से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये अपनी भाषा में लिखा है मैंने, शायद बहुत ज़्यादा लिख दिया। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे। कैसे लिखना है शॉर्ट में? देखिए, लिखने वाली चीज़ बहुत छोटी चीज़ है, आपको पहले गणित समझ में आना चाहिए। अपनी भाषा में लिख सकते हो, जैसे चाहो 2 लाइन में भी इसको खत्म कर सकते थे। वो जो सॉल्यूशन सवाल का दिया है उससे देखकर आप कर लीजिएगा। आई बात समझ में? इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। लिखने वाली बात बड़ी बात नहीं, मैंने अपनी भाषा में लिखा, आप अपनी भाषा में लिख दो, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा लिखा, इसको यदि मैं कॉपी में लिखता तो 2 लाइन में इसको लिख देता, ठीक है। अपनी अपनी भाषा में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में बड़ा करके। आप सॉल्यूशन देख लीजिए उसका, नोट्स वाला, वहां से आप लिख लीजिए, है ना। बाकी आपको गणित तो समझ में आ गया ना, क्लियर है। चलिए, अब उदाहरण 10 पर आना है हमें। उदाहरण नंबर 10 पर आ जाते हैं, ठीक है। उदाहरण 10, उदाहरण 10 है ना। चलिए, आ जाते हैं उदाहरण 10 पर, ठीक है। 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है ना, ठीक है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, इस सवाल को आराम से देखना। पहले मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, डायरेक्ट वाला, ठीक है। 3 का अंतर है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। अब सुनिए, 2 अंकों की ऐसी संख्या पे सवाल बनाए जिसमें दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ध्यान रखना है ना, 2 अंकों की ऐसी संख्या पर सवाल बना है जिन 2 अंकों में 3 का अंतर है। तो 3 के अंतर वाले 2 अंकों की संख्या, अपने दिमाग से थोड़ा दिमाग लड़ा, ऐसे खेलते हैं सवाल के साथ। 2 अंकों की ऐसी संख्या कोई बताओ जिनमें 3 का अंतर है। 14 है, 14 में 3 का अंतर, 14 है ना। 14 में 3 का अंतर है, देखो दोनों अंकों में 3 रुपए का अंतर है। 14 के बाद 1-1 रुपया बढ़ाते जाओ दोनों ओर, 25, देखो 3 का अंतर है। फिर 1-1 रुपया, दोनों अंकों में 1-1 रुपया बढ़ाते जाओ, 1-1 रुपया बढ़ाते जाओ, तो अगले अगले नंबर बनते चलेंगे 3 के अंतर वाले। 36 के बाद 47, 58, 69, बस इसके बाद नहीं बनेगा। इतने ही बनेंगे, इसके बाद नहीं बनेगा ना, ठीक है। इसके बाद यदि आप जाओगे, आप सोचोगे फिर 1-1 बढ़ा तो 7, इधर 10 आ जाएगा, 3 अंक हो जाएंगे ना वो तो, ठीक। इतने बनेंगे भैया, ठीक है। एक और बनेगा 30, नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, अब 2 अंक किस संख्या पे सवाल लिखा गया है, रचा गया है, बनाया गया है? 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 3 का अंतर है, उसके ऊपर सवाल बनाया गया है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो ये इतने नंबर हमने डिजाइन कर लिए मन से कि 2 अंक जिनमें 3 का अंतर है। अब सवाल ने क्या बोला है कि जो भी 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को बदलो। बदलेंगे तो 14 का 41 हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा 52, इसको बदलेंगे तो 36 का क्या हो जाएगा 63, इसको बदलेंगे तो 74, इसको बदलेंगे तो 85, इसको बदलेंगे तो 96। क्लियर? अब उसने बोला बदलो और बदल के जोड़ो, बदलो और बदल कर क्या करो, जोड़ो। और बदल के जोड़ने पर 143 आना चाहिए। यहां का योग क्या आना चाहिए, ये है ना। मतलब उत्तर, उस संख्या को उत्तर बनने का हक होगा जिसका उल्टा करके दोनों का योग 143 है। तो अब देखिए, इन दोनों का योग कितना है 55, नहीं आया ना 143, फेल। इन दोनों का योग कितना है 77, नहीं आया 143, ये भी फेल। इन दोनों का योग कितना 99, 143 नहीं आया, ये भी फेल। इन दोनों का योग करेंगे 11, 121, ये भी नहीं आया 143, ये आएगा 143। मतलब ये उत्तर बनेगा इसका, ये सवाल आपका हल हो गया। मतलब वो 2 अंकों की संख्या कौन रही होगी 58। मतलब 2 अंकों की ऐसी संख्या, किस 2 अंकों की संख्या को उत्तर बनने का हक मिलेगा? कौन इस सवाल का उत्तर बनेगा? कौन बनेगा उत्तर? कौन बनेगा उत्तर? तो वो उत्तर बनेगा, वो 2 अंकों की संख्या उत्तर कहलाएगी
जिसमें अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, पहली मांग, तो यस अंकों का अंतर 3 है। और उसके अंकों को बदले और योग करें तो 143 आना चाहिए, यस इसके अंकों को बदल के योग कर रहे 143 आ रहा है। 2 मांग है सवाल की कि अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, वो 2 अंकों की संख्या उत्तर बनेगी जिसमें अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, साथ ही उस संख्या को पलट के जोड़े तो 143 होना चाहिए। ये 2 मांग है, अंकों का अंतर 3 और पलट के योग 143। ये दोनों मांग जो सेटिस्फाई करेगा उत्तर बनेगा। 58 सेटिस्फाई कर रहा है, 85 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 58 85 को 85 लिख के पलट के 58 भी कर सकते हो, तो वो आधारित संख्या 58 से शुरू होकर 58 85 भी हो सकती है और 85 शुरू होकर 58, यानी कि 2 उत्तर आएंगे, 58 भी उत्तर आएगा, 85 भी उत्तर आएगा, है ना। कुछ बोला है क्या इन्होंने जिससे एक उत्तर हो, नहीं, इस सवाल के 2 उत्तर आएंगे, 58 भी आएगा, 85 भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक शॉर्टकट तरीका था। ये कहानी इसलिए बताई ताकि आप ओरली इसका आंसर इमेजिन कर सकें और सवाल को समझ सकें। चाहे ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमें लिखना नहीं है, हमें ट्रेडिशनली करना है सवाल को, लेकिन इतना सवाल तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ ही गया। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब वो 2 अंकों की संख्या मान लेंगे। चलो मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है ना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें वो 2 अंकों की संख्या क्या माननी है, ठीक है। 2 अंकों की, ये इकाई स्थान है और ये उसकी दहाई स्थान है। आती है क्या समझ में, इकाई और दहाई, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस, है ना। ये इकाई स्थान है और ये दहाई स्थान है, ठीक है। तो मान लेते हैं इकाई स्थान को यदि हम x मान लें तो दहाई स्थान को x + 3 मान लें, 3 का अंतर है ना यार। इकाई स्थान को यदि x मान लें तो दहाई स्थान को क्या मान लें, x + 3, क्लियर। या फिर दहाई को x मान लें तो इकाई को x + 3 मान लें, ये भी हो सकता है। ऐसे भी मान के सवाल को उठा सकते हो आप। इकाई को x, दहाई को x + 3, 3 का अंतर है ना, तो कोई भी 3 बड़ा छोटा हो सकता है, इससे 3 बड़ा, इससे 3 बड़ा, कुछ भी हो सकता है। बोला नहीं ना कौन बड़ा कौन छोटा, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे भी ले सकते हो आप इकाई दहाई, मतलब संख्या को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, यदि इसको x लेना है तो इसको x - 3, ऐसा भी ले सकते हो। 3 का अंतर है ना, मान लो इकाई x है तो दहाई x - 3, 3 कम है ना, 3 का अंतर होना चाहिए। या फिर आप संख्या ऐसे भी ले सकते हैं, इसको x तो इसको x - 3, इसको x, अभी भी 3 का अंतर है। 4 प्रकार से आप नंबर को मान सकते हैं। जो x लिए x की जगह आप जो चाहे वो ले सकते हो, y ले लो, b ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने x मान के किया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो हम कोशिश करेंगे कि मानने में सरल माने, किससे भी आंसर सबसे आएगा, ठीक है। मानने में सरलता वाली, सरल दिखने वाली चीज़ को माने। तो सरल दिखने वाला सबसे अच्छा मेरे को शुरू वाला ही लग रहा है कि इकाई है तो x मान लो और दहाई को 3 का अंतर x + 3 मान लो, क्योंकि माइनस वाला कैलकुलेशन थोड़ा टफ लगता है, हमें प्लस वाला इजी लगता है। तो प्लस वाले में क्या मानेंगे, ये वाला। तो मैं इसको मान रहा हूँ, है ना, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मान के करोगे सबसे आंसर सेम आएगा और सबसे सही जाएगा, और हर एक प्रकार से करने पर पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं मानूंगा x और x + 3, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, चलिए इधर देखें, तो x और x + 3 मान लिया, ठीक है। अब इसको बदलने पर अंक संख्या का योग क्या है, 143, है ना। तो अंकों का अंतर 3 तो है, ठीक है। अब इसके अंक को यदि पलट दें, यदि इसके अंकों को पलट दें हम, तो सुनिए मेरी बात, अंकों को पलटने पर क्या होगा, मैं इधर पे करता हूँ नीचे इसको, है ना। सुनिए, जैसे हमने इकाई लिया x और दहाई लिया x + 3, है ना, ठीक है। अब इसके अंकों को यदि पलट दें, मतलब इकाई में क्या कर दें, x + 3, और दहाई में क्या कर दें, x, तो इसके अंकों का योग किसके बराबर दिया है हमें, 143। आई क्या समझ में, इसके अंकों का योग हमें किसके बराबर दिया है, 143। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इकाई को x और दहाई को x + 3, क्लियर। इकाई को x + 3 और दहाई को क्या मान ले, x, ये दहाई अंक है, टेंस प्लेस है ना, अंकों को पलटना है ना। तो भैया ओरिजिनल नंबर ये मान लिया हमने और इसके अंकों को पलट के योग करना है। योग करने पर क्या आना चाहिए, 143। बस यहाँ से x का मान आपको निकालना। आप सुनिए मेरी बात, इकाई दहाई को आपको लिखना आना चाहिए। इसको आप लिखेंगे x + 10 × x + 3। इसको ऐसा कैसे लिखा, ये कला मैं आपको सिखाता हूँ, इतना तो आप समझ ही गए। प्लस फिर इसको भी लिखेंगे तो ये आएगा 10x + x + 3, ऐसे करके आएगा ये। और ये योग किसके बराबर दिया है, 143, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। इकाई दहाई को अलग अलग करने की कला ये आपको आनी चाहिए। बस इस समीकरण से x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, और ये जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 10x, 11x, 11 11 22x, 22x 33, 33 माइनस होगा तो 110, x बराबर 5 आने वाला है, x बराबर 5 आएगा। तो x बराबर 5 रखोगे तो 5 और 3 8, यानी कि क्या नंबर बन जाएगा,
समीकरण को हल करने पर x बराबर 5 आएगा। इतनी सी बात बची, आपको ये समझ में नहीं आई कि इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। x बराबर 5 जैसे यहाँ रखोगे तो 5 इकाई 5 और दहाई 5 + 3 8, तो बताइए नंबर 85 बन जाएगा। 8 पे 5 इकाई दहाई 85 और पलट के 58। आई बात समझ में, ठीक है। पलटोगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या बना, 58 भी आंसर हो सकता है, 85 भी हो सकता है। 58 को 85 बना दो, 85 को 58, दोनों उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। इसके दो उत्तर आएंगे, 58 भी 85 भी, है ना। इस प्रकार से बेसिक तरीके से होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इससे इकाई दहाई को अलग अलग कैसे करते हैं। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये समीकरण आप लिखेंगे नहीं, ये समीकरण सिर्फ आपको समझाए। ऐसा समीकरण हम लिख नहीं सकते। ऐसा समीकरण लिखने का मतलब है, ऐसा दिखाने का मतलब है कि भैया x + 3 और x गुणा में है। ऐसा दिखाने का मतलब है, ऐसा लिखने का अर्थ है ये लिखना इनवैलिड है। ये आप लिखेंगे नहीं कभी भी। ऐसा क्यों ना लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। क्यों नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। तो x + 3 और x इस प्रकार से लिखना गलत है। क्यों गलत है? इसका मतलब गणित में यह माना गया है दोनों गुणा में, जबकि आप ही बताइए, जैसे कोई नंबर है 25, ये इकाई स्थान है, x की जगह मान लो एक प्रकार से, और ये दहाई स्थान है। क्या इकाई दहाई कभी गुणा में होते हैं? मैंने बोला 25 रुपये दो भैया, 25 रुपये दो। क्या भाव दिए भैया टमाटर? 25 का भाव है भैया। तो 25 में क्या 2 पंजे 10 करते हो क्या आप? दो अंकों की संख्या को क्या गुणा करते हो ऐसे 2 पंजे 10? तो वैसे ही x + 3 ये इकाई है और ये दहाई अंक है, ये दोनों आपस में गुणा कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा दिखाना गलत है, क्योंकि ऐसे दिखाने का मतलब है, ऐसा लिख के दिखाने का मतलब ये दोनों गुणा में है, जबकि दो अंक कभी भी गुणा में नहीं होते। 36 रुपया, तो 36 रुपया दो, तो क्या 36 3 × 6 3 6 18 करते हो क्या आप? नहीं करते ना। तो उसी प्रकार से ऐसा लिखना इनवैलिड है। अब हमें सीखना है, तो फिर इस नंबर को लिखेंगे कैसे हल करने हेतु? ऐसा लिखेंगे। इकाई दहाई को अलग अलग करना मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कोई नंबर है 25, 25 में इकाई 5 है और दहाई क्या है 2। इकाई को अलग करने के लिए 1 का गुणा होता है, दहाई को अलग करने के लिए 10 का गुणा होता है। इकाई को अलग करने, इकाई दहाई को अलग अलग करने कैसे करते हैं? इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का गुणा। तो 2 दहाई 20, 5 एकम 5, बताइए 20 + 5 25, बताइए दोनों मिलके 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसको ऐसा खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? इकाई को अलग करने के लिए 1 का गुणा, दहाई को अलग करने के लिए 10 का गुणा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए वही कहानी सेम मैंने यहां पर किया। इकाई को अलग करने के लिए, इकाई x है ना, और दहाई क्या है? x + 3। तो इकाई को अलग करने के लिए 1 का गुणा और दहाई को अलग करने के लिए 10 का गुणा। आती है क्या बात समझ में? क्लियर। इकाई और दहाई इस प्रकार, जैसे यहाँ किया था ना, इकाई और दहाई अलग अलग, बीच में प्लस 25 पूरा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वैसे ही है ना। इकाई को अलग करने के लिए 1 का गुणा, दहाई को अलग करने के लिए 10 का गुणा। तो x × 1 बताइए, x × 1 बताइए, x ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये 10x + 3 हो जाएगा या नहीं इस प्रकार से? तो बताइए इकाई दहाई में इस प्रकार अलग कर सकते, सीख गए आप लोग। क्लियर। x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म बात यार, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कैसे? तो चलिए इसका हल कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख कर बता देता हूं, ठीक है ना। अब माना कि संख्या का इकाई तथा दहाई अंक क्रमशः x तथा x + 3 है ना। x तथा x + 3 है। माना कि संख्या का इकाई तथा इकाई अंक x और x + 3। ऐसा लिखना नहीं है, ये लिखना कभी नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना आपको दिमाग में, ठीक है। सीधे आप इस प्रमाण में इकाई और दहाई अंक x तथा x + 3 है, ठीक है। तो अतः संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? 10 × x + 3 + x, बोलो लिख सकते हैं यार? ये संख्या ऐसी है ना, इसको लिख नहीं सकते आप इस प्रकार से, कभी नहीं लिखोगे, सीधे आपको यही छापना है ना। तो अतः संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो संख्या बराबर, ऐसे करके कोमा लगा देना, लिखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा।
संख्या बराबर 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स। तो इसको और हल करेंगे तो 10x प्लस 3 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 10x प्लस एक्स 11x प्लस 3 हो जाएगी क्या? ठीक है ना। अब संख्या के अंकों को बदलने पर नई संख्या बराबर 10x प्लस एक्स प्लस 3। बताइए इसे लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? दूसरी संख्या के अंकों को बदलने पर, है ना। पहले ये संख्या का ड्रामा कर दिया हमने, पहले बोला कि भैया इकाई x और दहाई x प्लस 3, फिर संख्या बनाई हमने कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या ऐसी बनी, फिर अंकों को पलटोगे तो ये संख्या बनी, है ना। तो संख्या के अंकों को बदलने पर नई संख्या 10x प्लस एक्स 11x प्लस 3। क्लियर है ना? ठीक है। ये 30 आएगा, है ना, ये 30 आएगा 30। 10x प्लस 3 11x प्लस 30 11x प्लस 3। ठीक है ना। अब संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या दिया है हमें? 143 दिया है। अतः दोनों का योग 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 बराबर 143। अब 11x प्लस 11x 22x और 30 प्लस 3 33 बराबर 143। अब पक्षांतरण कर लेंगे तो ये आपको स्टेप लिखना पड़ेगा कि भैया पक्षांतरण करने पर ये स्टेप आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पक्षांतरण करने की बात करें, ठीक है। तो 33 143 में से जाकर माइनस होगा, 33 जब 143 में से जाकर माइनस होगा, है ना। आप कर लेना और लिख देना पक्षांतरण करने पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो 33 उधर जाके 110 बचेगा और फिर 22 से भाग देंगे 110 में तो x का मान 5 आ जाएगा, है ना। फिर 22 से दोनों पक्षों में भाग देने पर x बराबर कितना आ जाएगा 5। बस हो गया सॉल्व, और क्या, x बराबर 5। ठीक है, तो सीधे आप लिख देंगे, है ना, कि x बराबर 5। तो इकाई अंक, इकाई x बराबर 5 और दहाई x प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 बराबर 8। अतः संख्या 58 प्राप्त हुई। अतः संख्या 85, सॉरी, है ना, 85। ठीक है, क्योंकि दहाई 8 है ना, x बराबर कितना है 5, तो 5 5 और 3 8, x 5 और 5 और 3 8। अतः संख्या 85 प्राप्त हुई। ठीक है ना, है ना। अतः संख्या 85 प्राप्त हुई और इस प्रश्न को 58 भी संतुष्ट करता है, ऐसा लिख देंगे। अतः इस प्रश्न के 2 उत्तर है। ये कैसे लिखना है, यहां पर लिखा है आपके सामने, देखिए। वो जो ऐसा जिगजैग वाला बॉक्स बना ना, उसमें लिखा है, ध्यान दीजिए, यहां हल है जब हमने दहाई का अंक इकाई से 3 अधिक लिया। देखिए क्या हल मिलता है जब हम दहाई का अंक b-3 लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नीचे वाला जो जिगजैग है, उदाहरण का कथन 58 और 85 दोनों संख्याओं के लिए सत्य, अर्थात दोनों उत्तर सही है। 58 और 85 दोनों ही कथन को स्पष्ट करते हैं, यानी कि सवाल के कहने को, कथन को स्पष्ट करते हैं, इसलिए दोनों ही सही उत्तर है। 58 और 85 दोनों, है ना। इस केस में दोनों उत्तर बनेंगे, क्योंकि 58 ले लो, है ना, ठीक है, और फिर 85 ले लो, पहले 85 ले लो फिर 58 ले लो, दोनों से 143 कथन संतुष्ट हो रहा है ना, इसलिए इसके दोनों उत्तर 58 भी है 85 भी है। ठीक है, तो यहां तक तो इस अनुसार हमारा कितना है 85, है ना, ठीक है, 85। और यदि अंकों को बदल दें तो दूसरी संख्या क्या बनती है 58, है ना, ठीक है। तो 58 भी उत्तर आएगा। आपने इसको x लिया, इसको x प्लस 3 लिया, यदि इसको x लेते और इसको x प्लस 3 लिए होते तो आपका आंसर फिर क्या आ जाता, उल्टा आ जाता, है ना, उल्टा आंसर आ जाता। ठीक है, तो 58 भी आएगा 85 भी आएगा, दोनों सही उत्तर है इसके, है ना, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको नहीं आएगा, आप टेंशन मत लें, आपको एक यूनिक उत्तर वाला ही आएगा सवाल। ठीक है, इन केस यदि आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे ना कि दोनों उत्तर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन किसी दूसरे ने ऐसा लिखा है, सोचो चेक करने वाला, यदि मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं और किसी दूसरे ने इसमें लिखा है कि दोनों उत्तर है, जो स्पेशल बात सवाल में छिपी थी, किसी दूसरे विद्यार्थी ने देख ली, उसकी कॉपी में उसने लिखा है कि यार दोनों उत्तर है, और आपने नहीं लिखा है, तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि यार इसने पूरी बात लिखी है तो इसको मेरे को पूरे नंबर देने चाहिए, आपके नंबर थोड़े से काटने चाहिए। ये चेक करने वाले की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो
सवाल में यदि दोनों उत्तर संतुष्ट हो रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए। लिखोगे तो अच्छा है, क्योंकि चेक करने वाले के दिमाग पे जाएगा ना यार सीधे कि इसने लिखा है, एक ने लिखा है दोनों, दूसरे ने नहीं लिखा, दूसरे के नंबर थोड़े से काटूं। इस प्रकार से साइकोलॉजी वर्क उनकी कर सकती है, इसलिए हमें लिखना चाहिए। ठीक है, बाकी क्लियर है कहानी कैसे मैंने आपको समझाया है ना। इकाई दहाई 3 के अंतर पे लेके उल्टा करके जोड़ने पर x तेरा x का मान निकाला, यहाँ रखा, सीधे उत्तर आ गया। कैसे लिखना है ये मैंने आपके सामने लिखा, बाकी इन्होंने भी लिखा है वहाँ पे सोल्यूशन में, वहाँ से भी आप देख लें, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरी बात, ये जो अंकों वाला सवाल है, इस प्रकार के सवाल कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। अंकों वाली कहानी पर जो डिपेंड है, ऐसे सवाल कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ जो आपको खुद से करना है ना, ऐसी अंकों वाली कहानी के सवाल। ठीक है, तो ऐसी अंक वाली कहानी आपको कहाँ मिलेगी? प्रश्न वाली में आइए। प्रश्न वाली में अंकों वाला गेम कहाँ प्ले किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अंकों वाला गेम, ठीक है, एक तो भैया 21 नंबर का सवाल है, 22 नंबर का सवाल है। 21 और 22 में अंकों वाला खेल है। सवाल नंबर 21 और 22, प्रश्न वाली में सवाल नंबर 21 और 22 आपको खुद से करना है ना। 21 और 22 सवाल नंबर आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये अंकों वाला गेम है। और एक सवाल अभी मैंने पीछे करवाया था आपको सिक्कों वाला, उदाहरण 8 है ना। 21 और 22 इसके जैसे अंकों वाला जो आपको खुद से करना है। अब उदाहरण 8 जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, उदाहरण 8 जो सिक्कों वाला सवाल था, सिक्के वाले उदाहरण 8 के अलावा और सवाल कौन कौन से? उदाहरण 8 जैसे उदाहरण 5, उदाहरण 5 भी आपको खुद से करना है। जैसा उदाहरण 8 था सिक्कों वाला, है ना, नोट वाला, वैसे उदाहरण 5 है जो आपको खुद से करना है। उदाहरण 5 मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊँ क्योंकि उदाहरण 5 का हल उसके सामने है। क्लियर? ठीक है, उदाहरण 5 खुद से करना है आपको। उसके बाद प्रश्न वाली में सिक्कों वाले जैसे सवाल कौन कौन से? प्रश्न वाली में सिक्के वाले सवाल के जैसे सवाल कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न वाली में सिक्कों वाली कहानी को डिपेंड करने वाले सवाल कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सवाल नंबर 12 है ना, सिक्कों वाली कहानी पर डिपेंडेंट सवाल। प्रश्न वाली में सवाल नंबर 12 आपको खुद से करना है। 13 भी लगभग सेम है, 13 भी आपको खुद से करना है, 13 भी लगभग सेम है। 13 के बाद बस इतना है। ठीक है, बाकी समीकरण जितने भी है सब आपको खुद से हल करना है ना, समीकरण जितने भी है। प्रश्न वाली में 1 से 6 तक के समीकरण है। प्रश्न वाली में सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? समीकरण है, आपको खुद से करना है। ठीक है, 1 से 6 तक है ना। इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20, 14 15 से लेके 20 तक ये भी समीकरण है सारे, ये भी आपको खुद से करना है। और 24 से लेके 29 ये भी सारे समीकरण हैं, सबको आपको खुद से करना, उनमें मान निकालना। किसी में x है तो x का मान, m है तो m का मान, t है तो t का मान। क्लियर? ये सारे सवाल समीकरण वाले जितने भी दिख रहे हैं आपको खुद से करना है। अब मैं जो अपनी ओर से सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सवाल दिए खुद से करना है आपको। सिर्फ मैं उत्तर बताऊंगा शॉर्ट में, केवल गणित उनका बताऊंगा, पूरी कहानी लिखकर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 31 पर आ जाइए आप एक बार। 31 नंबर का सवाल, प्रश्न वाली का 31, प्रश्न वाली में अब जो जो अलग सवाल है, जैसे सवाल मैंने करवाए उन्हीं के जैसे सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उनकी पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, आपको खुद से करना है। आंसर में बताऊंगा, प्रश्न वाली के सारे आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन जो जो सवाल थोड़े अलग है उनको मैं अपनी ओर से करवाता हूं, है ना। चलिए सवाल नंबर 31 पर आ जाइए। इसको रफ कर दूं, मिटा दूं, है ना। 31 पर आ जाते हैं, 31 है ना। सवाल नंबर 31, प्रश्न वाली का 31 नंबर का क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है कहानी। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का हर, अंश और हर आप जानते हैं क्या होता है? किसी भी बटे में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या बोला है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर अंश से 8 अधिक है। यदि अंश x माना तो हर क्या मान लोगे? x प्लस 8, 8 अधिक है ना। अंश x माना तो हर क्या मान लोगे? x प्लस 8। क्लियर? अब क्या बोला, अंश में 17 जोड़ो। चलो भैया अंश में 17 जोड़ो, तो अंश में 17 जोड़ा, है ना। हर में से एक घटा दिया जाए, हर में से एक घटाओ। चलो भैया हर में से एक घटाना है, घटा दिया एक, हर में से एक घटाया जाए। अंश में 17 जोड़ो और हर में से एक घटाओ, ऐसा बोला है। तो 17 जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया। इसके बाद हमें 3/2 प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है इसका परिणाम 3/2। तो वहाँ परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये संख्या निकालनी। तो x का मान निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे संख्या आ जाएगी। चलो इसको हल करते हैं। 2 का गुणा इधर होगा x + 17 में, फिर ये क्या हो जाएगा, ये x + 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में x + 7 का गुणा होगा, है ना, ठीक है। ये x + 7 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, x + 7। तो 3 में x + 7 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा x में भी 17 में भी, तो 2x + 34 बराबर 3 का गुणा x में भी 7 में भी, तो 3x + 21, है ना, ठीक है। तो 3x में से 2x गया तो एक ही x बचेगा। 34 में से 21 आकर घटेगा तो 13 बचेगा। तो बताओ x का मान कितना आया आपका 13। तो x का मान 13 लगाओगे, 13 और 13 + 8 कितना आएगा, ये 21। तो बताइए आपकी वो परिमेय संख्या 13/21 बनेगी क्या? परिमेय संख्या क्या बनेगी, 13/21, है ना, 30/20 बनेगी 13/21। समझ में आएंगे, ठीक है। तो माना कि अंश बराबर x, ठीक है, अंश बराबर x, ठीक है। तो हर कितना हो गया, ठीक है ना। माना कि परिमेय संख्या का ऐसा लिख देना, है ना, परिमेय संख्या का ये लिख देना, इसके बाद फिर अंश बराबर x और हर बराबर x + 8, है ना, ठीक है। साइड में लिख देना चूंकि हर अंश से 8 अधिक है ना, ठीक है, x + 8, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अंश में 8, 17 जोड़ने पर तथा हर में 1 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या समीकरण प्राप्त होता है, x + 17 अपॉन x + 8 - 1 बराबर 3/2 होता है प्राप्त। बस इसके बाद इस प्रकार से हल कर देना इसको, है ना, ठीक है, इस प्रकार से हल कर देना। और x का मान क्या आ जाएगा 13, पक्षांतरण वगैरह जो भी करो कर देना, है ना, ठीक है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, है ना, ठीक है। x बराबर 13 फिर आप यहाँ रख के दिखा दो सीधे, इसके बाद थोड़ा सा नाटक कर दो कि अंश बराबर x बराबर 13 और हर बराबर x + 8 बराबर 13 + 8 बराबर 21। अतः संख्या 13, परिमेय संख्या 13/21 प्राप्त हुई। अतः परिमेय संख्या कितने प्राप्त हुई, 13/21। क्लियर है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी वैसी, आप आराम से राइटिंग में सजा कर लिख लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए अब देखिए, पूरे नंबर मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ठीक है। अब जो है मुझे जो लगता है कि जो सवाल आपको परेशान कर सकते हैं वे सवाल मैं आपको करवा देता हूं, है ना। कौन से सवाल परेशान कर सकते हैं, प्रश्न वाली को एक बार हम सबसे पहले उदाहरण पर आ जाते हैं। उदाहरण में कौन कौन परेशान करेगा, 5वां उदाहरण आपको मैंने दिया है, सिक्कों वाला है, आप कर लेना। 1, 2, 3, 4 उदाहरण 1, 2, 3, 4 मैंने करवाया, 5वां उदाहरण आप कर लेना, सिक्के वाला है। 6ठा मैंने करवाया, 7वां उदाहरण आप कर लेना, सॉल्यूशन सामने बड़ा सरल सा आप कर लेंगे, थोड़ा सा हल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 7वें पे आ जाएगा। 8वां मैंने करवाया, 9वें में समीकरण आप हल करेंगे, है ना, 9वें में समीकरण है जो आप हल करेंगे, उसका हल आपके सामने है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। 10वां मैंने करवाया। 11वें उदाहरण आयु वाला है जो मैंने करवाया है आपको, 11वां उदाहरण आयु वाला मैंने करवाया। 12वें में समीकरण है जिसका हल सामने जो आप खुद से करेंगे। 13 नंबर में आयु वाला सवाल है, हल सामने है, आप खुद से करेंगे। वैसे आयु वाला ऐसा सवाल मैंने आपको एक करवाया भी है ना। 13 नंबर आप खुद से करेंगे, मतलब उदाहरण कंप्लीट। अब प्रश्न वाली पर आ जाते हैं। प्रश्न वाली पर क्या करते हैं, हम सारे सवालों के उत्तर लाइन से देख लेते हैं ना। जितने भी सवाल है सारे सवालों के उत्तर हम देख लेते हैं लाइन से, ठीक है। चलिए देखिए, सारे उत्तर में लिखवा देता हूं, जो सवाल मेरे को लगेगा प्रश्न वाली में वे मैं करवा देता हूं, ठीक है ना। चलिए मिटा दे, इसको मिटा देता हूं, है ना। चलो
पहला सवाल जो है 2x/3 बराबर 18, तो उसका उत्तर आएगा 27। 2 9 की 18 होती है 27, तो पहले का उत्तर आएगा x का मान 27। दूसरे में 1.6 है ना, तो y का मान जो आएगा 1.6 इंटू 1.5 कितना आएगा ये 240, यानी कि 2.4 आएगा ये, है ना। 1.5 इंटू 1.6 करेंगे तो ये आएगा 2.4, है ना, 2.4 ही आएगा ना। 15 30 60 120 240, यस 2.4 आएगा, है ना। ठीक है, चलिए तीसरे पे आए। तो 7x माइनस 9 बराबर 16, तो 16 और 9 25, तो x बराबर 25/7 आएगा, है ना। 16 और 9 25, x बराबर 25। तीसरे का उत्तर खुद से करना है आपको, उत्तर लिख रहा हूँ सीधे। 14 का आंसर, चौथे का आंसर 13 और 8 21, 21/14, 21/14 यानी कि 3/2 आएगा, है ना। चौथे का उत्तर सही लिखा ना, 13 8 21, 21/14 3/2। पांचवें का उत्तर क्या आएगा 9 माइनस 17, 9 माइनस 17 यानी कि -8/6, -8/6 यानी कि माइनस का 4/3, है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 9 माइनस 17 यानी कि माइनस का 8/6, माइनस का 4/3 उत्तर आएगा पांचवे का। छठे की बात करें, छठे का उत्तर आएगा -1 उधर जाएगा, 7 माइनस 15 -8/15 -24/15, तो -24/15 यानी कि माइनस का 8/5 आएगा छठे का उत्तर। एक बार वो चेक कर लेता हूँ। 1 उधर जाएगा, 7 माइनस 15 -8 -8/15 -24 -8/5, यस छठे का उत्तर। सातवां सवाल मुझे करवाना चाहिए या नहीं। 2 5/3 है, यदि उनमें अंतर, सातवें सवाल में 3 सवाल है, सातवें में 3 सवाल है बैक टू बैक लाइन से, है ना। क्या 3 सवाल है सातवें में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 संख्याओं में अनुपात 5/3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंतर यदि 18 है तो 5x 3x मान लेंगे, 2x, तो 2 बराबर 1 बराबर 9, 9 पंजे 45 और 27, तो सातवें में दोनों संख्याएं आएंगी 45 और 27। मैं नहीं करवाऊंगा, सरल है। बताओ किसके जैसा है, किस उदाहरण जैसा है ये, थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा उदाहरण 7 जैसा है ये। सातवें का पहला वाला, सातवें में 3 सवाल है लाइन से, है ना, तीनों लाइन में 3 सवाल है। पहला वाला जो सवाल है ना सातवें में, पहला वाला, ये ठीक उदाहरण 7 जैसा है, सेम टू सेम बिल्कुल, है, कर लेना। ठीक है, चलिए सातवें का दूसरा लाइन में दूसरा सवाल। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग यदि 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक आएंगे 16 17 18, ये आंसर आएगा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो लगातार पूर्णांक होते हैं ना। लगातार पूर्णांक 1 1 रुपए की दूरी पे होते हैं। पहला पूर्णांक x मान लो, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, 1 1 रुपया बढ़ाते जाओ, है ना। पहला x मान लो, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, 1 1 रुपया बढ़ाते जाओ। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, तो दूसरा x + 1 तीसरा x + 2, क्लियर, ठीक है ना। अब इन तीनों का योग मिलाकर 51 रख दो, तो 3x + 3 बराबर 51, 51 में से 3 जाके घटेगा तो 3x बराबर 48, तो x बराबर 16 आ जाएगा। यानी कि भैया पहला नंबर 16, तो 16 17 18, 3 लगातार पूर्णांक 1 1 बढ़ते जाएंगे, ये उत्तर आएगा। ठीक है, सातवें के तीसरे की बात करें, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। खुद से करेंगे आप। 8 के 3 लगातार गुणज, यानी कि 8 के 3 लगातार गुणज कैसे बनाओगे आप, 8 के 3 लगातार गुणज, है ना, समझ रहे हो बात को। तो 8 के 3 लगातार गुणज, पहला गुणज x, दूसरा x + 8, तो तीसरा x + 16। अरे 8 के गुणज 8 8 दूरी पे होंगे ना। 8 के गुणज क्या होते हैं, 8 का पहाड़ 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ऐसे ही बनेंगे ना लगातार गुणज। तो लगातार गुणज 8 8 की दूरी पे ही तो होंगे कि नहीं होंगे। तो पहला गुणज 8 x मान लो, दूसरा x + 8 और फिर 8 जोड़ दो तो x + 16। तीनों गुणजों का योग किसके बराबर दिया है, 888। अब यहाँ से x का मान निकाल के आप उत्तर निकाल लेना, तीनों का जोड़ना, समीकरण बन गया, x का मान निकाल के उत्तर आ जाएगा। तो सीधे उत्तर लिख देता, उत्तर क्या बनेगा, है ना। उत्तर बनेगा 3x 24, 24 इसमें से माइनस करोगे तो 864, है ना। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तीनों 8 24, तीनों 288, है ना। तो x का मान आ जाएगा 288, तो पहला आएगा 288,
दूसरा गुणा जाएगा 296 और तीसरा गुणा जाएगा 304। ये आंसर आएगा 7वें के तीसरे का, है ना। ठीक है, चलिए 8वें सवाल पर आ जाते हैं। 8वें सवाल, 8वें में क्या है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 8वें सवाल की बात कर लेते हैं। क्या है 8वां सवाल? आपको लिखना अपनी भाषा में इनको, है ना। ठीक है, इतना थोड़ी ना बताया जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, उतना सिलेबस ही नहीं है हमारा, 30 नंबर का आने वाला है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं, है ना। ठीक है, 8वें की 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे भैया? x x+1 और x+2, 3 लगातार पूर्णांक, यही था ना ये वाला सवाल, 3 लगातार पूर्णांक। तो x x+1 और x+2 ले लेंगे, ये 3 लगातार पूर्णांक ले लिए। अब इनमें क्या करना है, 3 लगातार पूर्णांक में 2, 3 और 4 से गुणा करो, एक में 2 से गुणा करो, एक में 3 से गुणा करो और एक में 4 से गुणा करो। 3 लगातार पूर्णांक का गुणा करके योग करो और वो योग किसके बराबर आना चाहिए? 74। 3 लगातार पूर्णांक ले लो, x x+1 x+2 और तीनों में गुणा करो 2, 3, 4 का, और गुणा करने के बाद वो योग 74, ये समीकरण बन जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेना, अब x का मान आ जाएगा आपका तो उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, क्या आएगा? 2x 3x 5x 9x प्लस 11 उधर जाके माइनस होगा तो 9x बराबर 63 आएगा, तो x बराबर 7 आएगा। x बराबर 7 आया तो 3 पूर्णांक क्या हो जाएंगे? 7, 8, 9, ये आंसर आएगा। 3 लगातार पूर्णांक 7, 8, 9, है ना, ये कर लेना आप, मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक है, 9वां वाला सवाल, वर्तमान 5/4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। ठीक है, 9वां सवाल आयु वाला है, उत्तर बता देता हूँ केवल सीधे, है ना। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में, जब आपको सवाल नहीं आए, ये आयु वाला सवाल नहीं आए, तो उदाहरण को देखना कि किस उदाहरण जैसा है ये सवाल, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है ना, तब जाके चीजें बनेंगी। ठीक है, चलिए अभी देखिए किसके जैसा है सवाल, देख लेते। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5/7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 होगा। 4 बाद 56, तो आज में आयु का योग इनका कितना हुआ? 48। 12 चौक 48 चौक, तो 20 और 28, तो 90 का आंसर आएगा 20 और 28, ये आयु आएगी। देखो मैंने ओवरली कर दिया इसको, आयु क्या आएगी? 20 और 28, है ना। सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। किसी बालक और बालिकाओं की संख्या में 7/5 है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, आपको खुद से करना है ना। कुल कितने विद्यार्थी है? तो 12, 2 चौक 8, 12 चौक 48, 10वें का उत्तर आएगा 48, खुद से करना है आपको, है ना। 11वें पर आ जाते हैं। 11वां का उत्तर आपको बता देता हूँ, 11वें का उत्तर क्या आएगा। और कोई सवाल मुझे लगेगा करवाना चाहिए तो मैं करवा भी रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, है ना। जो सवाल मुझे लग रहा है वो मैं करवा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 10वें का उत्तर 48 आएगा। 11वें की बात करें, 11वां, बाईचुंग के पिताजी उसके दादा 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है ना। ठीक है, देख लेते हैं 11 नंबर के सवाल को, है ना। ठीक है, ग्यारह नंबर के सवाल की यदि हम बात करें तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यदि उन तीनों की आयु का योग 150 है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 छोटे हैं, पिताजी ये बाईचुंग और ये बाईचुंग के दादाजी, है ना। तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो पिताजी की आयु x मान लो, तो पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यदि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी की आयु x + 26 आनी चाहिए। पिताजी को x मान लिया क्योंकि पिताजी की तुलना है दोनों से, पिताजी का तुलना एक बार दादाजी से और पिताजी की तुलना एक बार बाईचुंग से, ये सवाल है। तो पिताजी दादाजी से यदि 26 छोटे हैं तो 26 कम, है ना। और आगे, और उससे 29 बड़े हैं, उससे पिताजी कितने बड़े हैं? 29। दादाजी से 26 छोटे हैं और उससे 29 बड़े हैं, तो 26 छोटे हैं, और यदि पिताजी को x माना तो x + 26, और बाईचुंग पिताजी से 29 साल छोटा है तो बाईचुंग की आयु x - 29 हो जाएगी। ये तीनों की आयु हमने मान ली, और इन तीनों के आयु का योग क्या दिया? 135। तो योग कर लें, किसके बराबर दिया? 135। योग करेंगे तो x + x + x 3x आ जाएगा, -29 + 26 -3 आ जाएगा, बराबर 135। 135 में 3 जाके जुड़ेगा तो 3x बराबर 138, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, x बराबर 46। तो पिताजी की आयु 46 आ गई, x बराबर, है ना। किसकी आयु निकालनी है आपको? तीनों की, तो उनकी आयु अलग अलग, 46 + 26, दादाजी की आयु कितनी हो गई? 6 6 12 72, है ना। और इधर 46 - 29, 46 - 29 जब आप करेंगे तो 17, तो बाईचुंग 17, तो उत्तर आएगा 17 46 72। क्लियर, ये 11 नंबर का सवाल था, ठीक है। 12, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है,
उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपये, 50 रुपये में 10 रुपये वाले नोट हैं, ठीक है ना। तब सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये में 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य, ठीक है। ये सवाल जो है आप खुद से करेंगे, नहीं बताऊंगा। देखो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है, और नोटों की संख्या क्या है, 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो संख्या 2x, 3x और 5x मान लें। ये सवाल नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। 2, 3, 5 का अनुपात है, नोटों की संख्या में 2x, 3x, 5x मान लें। चलो जोड़ लें अब कुल धन। तो भैया 100 रुपये के नोट से बनने वाला कुल धन 200x प्लस, है ना। 100 रुपये के 2x नोट है तो 100 × 2x, कुल धन 200x। इधर कुल धन 150x, इधर कुल धन 50x। तो कुल धन कितना हो गया, 200 + 150 + 50, 400x। और ये कुल धन 400x किसके बराबर दिया है, कुल 4 लाख रुपए के बराबर दिया है, 4 लाख। तो बताइए x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। x बराबर 1000, तो x बराबर 1000 यहाँ रखोगे तो 2000 नोट, 3000 नोट, x का मान 1000 रखो ना, ये नोटों की संख्या है ना। 2000 नोट, 3000 नोट, 5000 नोट, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आंसर आएगा 2000, 3000 और 5000। x का मान 1000 यहाँ रखोगे, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 13, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है ना। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, ठीक है। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार, ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, 13 नंबर का आपको खुद से करना है, उत्तर केवल बताऊंगा। चलिए अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बहुत हो गया अभी तक के लिए, ठीक है।